2026 के टेक जॉब मार्केट को लेकर क्या थोड़ी बहुत बेचैनी महसूस हो रही है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर तरफ छटनी, एआई का बढ़ता असर और धीमी होती हायरिंग की खबरों के बीच ये सोचना बिल्कुल लाजिमी है कि आने वाले वक्त में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। आज हम इसी चिंता को लेंगे और इसे एक ठोस एक्शन प्लान में बदलेंगे। ये जो एहसास है ना, ये शायद बहुतों को जाना पहचाना लगेगा। रेडिट पर किसी ने लिखा था, मेरी कंपनी में लेऑफ का तो कोई साइन नहीं है, लेकिन चारों तरफ की खबरें सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ये एक लाइन आज टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे कई लोगों के मन की बात कह देती है। नौकरी भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन बाजार का माहौल एक अजीब सी अनिश्चितता और बेचैनी पैदा कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्लासडोर का डेटा बताता है कि टेक वर्कर्स के आत्मविश्वास में एक बड़ी गिरावट आई है। तो जिसे हम देख रहे हैं वो असल में एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस है। और इससे निपटने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब भविष्य को लेकर इतनी अनिश्चितता हो तो फिर सफलता को मापने का पैमाना क्या होना चाहिए? यही सवाल हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। हायरिंग के वो नए तरीके जो सिर्फ कागज पर लिखी डिग्रियों से कहीं आगे देखते हैं। तो इसका जवाब छिपा है हायरिंग के तरीकों में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव में। कंपनियां अब इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि कोई असल में क्या कर सकता है, ना कि सिर्फ इस बात पर कि उसने अतीत में क्या किया है। मतलब फोकस अब उन स्किल्स पर है जिन्हें आप असल में करके दिखा सकते हैं। अब इस बदलाव का एक बहुत बड़ा टूल है सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। ये कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि इसे ये देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कोई कैंडिडेट असल नौकरी की सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करेगा। और ये अंदाज़ा एक रेज्यूमे से कहीं ज़्यादा सटीक होता है। इस बदलाव को ऐसे समझिए, हम हायरिंग के पुराने तरीके, जहां सिर्फ रिज्यूमे में कीवर्ड्स और पुराने जॉब टाइटल्स देखे जाते थे, उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब जोर इस बात पर है कि कोई व्यक्ति असल में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात नहीं रही, अब कैपेबिलिटी यानी क्षमता दिखाने की बात है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। कंपनियां उन स्किल्स को कैसे टेस्ट कर रही हैं जो हमेशा रिज्यूमे पर नहीं दिखती। इसका जवाब सिनारियो या परिदृश्यों की शक्ति में छिपा है। सोचकर देखिए, आप एक इंटरव्यू में हैं और आपके सामने एक नाराज कस्टमर की शिकायत का ऑडियो चलाया जाता है और फिर पूछा जाता है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप थ्योरी में क्या करेंगे, बल्कि आपको उसी पल अपनी काबिलियत दिखानी है। आपका जवाब तुरंत बता देगा कि आप में कितनी सहानुभूति है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और आपका रवैया कितना प्रोफेशनल है। तो एक अच्छी प्रतिक्रिया दिखती कैसी है? देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनें, फिर सहानुभूति दिखाएं, इसके बाद प्रॉब्लम को दोहराकर कंफर्म करें कि आप सही समझे हैं और आखिर में उसका समाधान करें। ये तरीका दिखाता है कि आप दबाव में भी शांत और असरदार रह सकते हैं। और कंपनियां इन स्किल्स को इतनी अहमियत क्यों देती हैं? इसका जवाब एक ही नंबर में छिपा है, 93%। जी हाँ, इतने सारे ग्राहक अच्छी कस्टमर सर्विस मिलने के बाद दोबारा खरीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सीधे सीधे बिजनेस को बढ़ाता है और इसीलिए इन स्किल्स को परखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में नहीं है। टेक्निकल रोल्स में भी कंपनियां अब गहरी विशेषज्ञता को परखने के नए तरीके खोज रही हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोड कैसे लिखना है, अब ये साबित करना होगा कि आप मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एसडीटी की भूमिका को ही ले लीजिए, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कोड नहीं लिखते, बल्कि ये पक्का करते हैं कि कोड बिना किसी गड़बड़ी के काम करें। उनका फोकस मॉडर्न और कुशल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाने पर होता है, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की गारंटी देते हैं। ये एक बहुत ही खास और डिमांड वाली स्किल है। और इस विशेषज्ञता की गहराई को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। साइप्रेस और सेलेनियम दोनों ही बड़े टेस्टिंग टूल्स हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है। कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि क्या आप इन बारीकियों को समझते हैं। जैसे साइप्रेस ब्राउज़र के अंदर चलता है, जिससे वो तेज़ होता है, जबकि सेलेनियम बाहर से काम करता है, जो उसे कई भाषाओं के साथ काम करने की सुविधा देता है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि टेक्निकल नॉलेज का लेवल कितना गहरा होना चाहिए।
तो कुल मिलाकर एक टॉप लेवल के टेक्निकल कैंडिडेट को परिभाषित करने वाले मुख्य कौशल ये हैं। ये सिर्फ एक टूल सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि पूरे डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में क्वालिटी को कैसे बनाए रखा जाए। तो ये सब बातें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? हमने शुरुआत की थी जॉब मार्केट की चिंता से, और अब हम हायरिंग के बदलते तरीकों को देख चुके हैं। तो सवाल ये है कि इस नए माहौल में कामयाबी की चाबी क्या है? और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे तो सबसे अच्छी रणनीति है अपनी काबिलियत पर फोकस करना। बात अब सिर्फ आपके पिछले जॉब टाइटल्स की नहीं है, बल्कि उन स्किल्स की है जिन्हें आप असल में करके दिखा सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स की है जिन्हें आप सुलझा सकते हैं। तो यहाँ कुछ ठोस सुझाव हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें असल जिंदगी के सिनेरियो की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उन्हें ऐसे टेस्ट बनाने चाहिए जो असली काम की झलक दें। इससे दोनों ही पक्षों को बेहतर नतीजे मिलेंगे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई तेजी से टेक्निकल कामों को ऑटोमेट कर रहा है, क्या मुश्किल और इंसानी सिचुएशंस को संभालने की हमारी काबिलियत ही हमारा सबसे फ्यूचर प्रूफ स्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारे करियर की दिशा तय कर सकता है।